मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आज आज़ादी की क्लास है ये। ज़्यादा आज़ाद मत हो जाना। आज़ादी हमारी वहीं तक सीमित होनी चाहिए जहां हमारी आज़ादी से दूसरे को कष्ट होने लगे, वहीं पे आज़ादी को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, पता चले हम कहें हम तो आज़ाद हो गए हैं, अंग्रेज़ छोड़ के चले गए हैं और सड़क पे चल रहे हैं रॉन्ग साइड में, तो उससे खुद को कष्ट होगा, दूसरे को भी कष्ट होगा। तो आज़ादी हमारी ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भाई आज़ादी देखो, अंग्रेज़ों ने आज़ादी देने के लिए भी अधिनियम बनाया कि इनको आज़ाद करना है, भारत से छोड़ के जाना है। इतने ज़्यादा वो लोग, मतलब यहाँ से आप इतिहास में हर सबक ले सकते हो कि कितने प्लान्ड थे वो लोग। उनकी प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त हुआ करती थी कि हमको छोड़ना है। दूसरे लाठी डंडा चल रहे हैं यहाँ पे। उस समय क्या हो रहा था, दंगे हो रहे थे उस समय भारत में। जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद में भयंकर दंगे शुरू हो गए थे। तो उस दंगे के बाद भारत को आज़ाद करना ही करना था, लेकिन उसके बावजूद भी आज़ाद करने के लिए प्लानिंग किया गया। प्लानिंग के तहत ही जो है किसको भेजा गया था, वायसराय बना करके माउंटबेटन को भेजा गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन था, क्लेमेंट एटली। एटली के समय ही भारत आज़ाद हुआ, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो क्लेमेंट एटली को उस समय वायसराय, वो उसने प्रधानमंत्री ने किसको वायसराय बनाकर भेजा, माउंटबेटन को। सिर्फ भारत को जो है 2 टुकड़ों में बांटना है और आज़ाद करना है। हालांकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मतलब अंग्रेज भी नहीं चाहते थे भारत 2 टुकड़ों में बटे। रही होंगी परिस्थितियां, नहीं चाहते रहे होंगे, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियां भारत में बन गई थी कि भारत के 2 टुकड़े होना ही होना था, लाजमी था। क्योंकि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस एक सबसे बड़ी इतिहास की गलती थी जो जिन्ना द्वारा किया गया था। कब हुआ था ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जो कि डायरेक्ट एक्शन डे था, अर्थात मार काट शुरू हो गया था पूरे हिंदुस्तान में, पश्चिम बंगाल से लेकर के और पंजाब तक पश्चिम में, ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत में मारकाट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इसलिए भारत का विभाजन होना भी उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ज़रूरी हो गया था। तो आज हम लोग वही देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस तरीके से जो है भारत को आज़ादी मिली। एक अधिनियम के तहत एक जो है एक्ट बना करके पारित जो है भारत को आज़ाद किया गया। तो अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था, इसका आधार क्या था, किस आधार पर ये बनाया गया? तो माउंटबेटन एक योजना लाए थे। क्या नाम था? माउंटबेटन प्लान। क्या नाम था? माउंटबेटन प्लान। तो माउंटबेटन प्लान अर्थात माउंटबेटन योजना के आधार पर जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या किया गया, तैयार किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है एक्ट तैयार किया गया। और ये प्लान कब आया था हम लोग जो है वो, तो 3 जून 1947 है। माउंटबेटन 47 में आता और 46 में प्लान बना देगा वो है। तो 3 जून को इसने क्या प्रस्तुत किया था, योजना, माउंटबेटन प्लान, जिसको डिक्की बर्ड भी प्लान भी कहा गया। ठीक है, और इसी को जो है कौन सा प्लान कहा गया, 3 जून प्लान भी कहा गया, चूँकि 3 जून को पेश किया गया था। और इसके अलावा इसको बाल्कन प्लान भी कहा गया। क्या कहा गया? बाल्कन प्लान भी कहा गया। तो इस प्लान के अंतर्गत ही अब यहाँ पर ये प्लान पारित हो गया। फिर इसके बाद में जो है इसको रखा गया कहाँ, कांग्रेस की कार्य समिति के पास। कांग्रेस की कार्य समिति के पास रखा गया। तो कांग्रेस की कार्य समिति ने जो है इसको क्या कर दिया, तस्दीक कर दिया, इसको फाइनल कर दिया। और फाइनल करने के बाद में फिर जो है इसको ले जाया गया माउंटबेटन द्वारा कहाँ, लंदन। इसी को ले जाया गया लंदन, ले जाया गया माउंटबेटन द्वारा। तो लंदन ले जाते हैं, लंदन में ले जाते हैं 4 जुलाई को। 4 जुलाई को ये जो है पहुंचाया जाता है कहाँ पर, लंदन की जो है सभा में, जो है इंग्लैंड की सभा में, 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो ये जो है 4 जुलाई 1947 को लंदन में रखा जाता है पीएम के सामने। किसके सामने? प्रधानमंत्री के सामने। और कौन है ये? एटली महोदय हैं।
ठीक, खाली एटली लिखते हैं, पूरा नाम याद रखना, क्लीमेंट एटली। तो एटली महोदय के पास प्रस्तुत किया जाता है और ये जो है 4 जुलाई को प्रस्तुत करते हैं कॉमन सभा में। कहाँ प्रस्तुत करते हैं? कॉमन सभा में। कॉमन सभा या जो है इसको बोल, जैसे लोकसभा भारत में होती है वैसे वहाँ पर कहा जाता था कॉमन हाउस। क्या कहा जाता था? कॉमन हाउस। ठीक है, सभा इंग्लिश में हाउस लिखेंगे, कॉमन हाउस। तो भारत की लोकसभा के भांति जो है कॉमन हाउस, वहाँ पर 4 जुलाई को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? एटली द्वारा। भाई कानून बनाने के लिए कोई भी चीज़, अधिनियम मतलब कानून, और कानून बनाने के लिए एटली तो लेकर जाते हैं इस प्लान को, कहाँ? कानून बनवाने के लिए इंग्लैंड लेकर जाते हैं। और कानून तभी बनेगा जब उस पर सरकार बहस होगी सरकार में, और सरकार में बहस कहाँ होगी? सदन में होगी। सदन जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसे इंग्लैंड में 2 सदन हैं, उच्च सदन जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, और निम्न सदन या जो है लोकसभा जैसी एक निचली सदन है जिसको कहा जाता है जो है कॉमन हाउस, जिसको कहा जाता है कॉमन हाउस। और प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया कहाँ? कॉमन हाउस में। भाई जो माउंटबेटन था वो कोई मंत्री थोड़े नहीं था कि जो है वो प्रस्तुत करेगा इसको। जो है सभा में मंत्री महोदय और जो मुख्य जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वो तो एक मंत्री ही थे, कैबिनेट मंत्री थे, तो उन्होंने जो है कॉमन सभा में इसको क्या किया? प्रस्तुत किया। ठीक है, जब हम संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कानून कैसे बनता है, यहाँ पर एक कानून की झलक दिखेगी आपको। तो लोकसभा अर्थात कॉमन सभा में, कॉमन हाउस में इसको प्रस्तुत किया जाता है 4 जुलाई 1947 को। किसके द्वारा? एटली द्वारा। तो एटली याद रखना, एटली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ना कि माउंटबेटन द्वारा। फिर लोकसभा में इस पर बहस होती है, लोकसभा नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? कॉमन हाउस। तो कॉमन हाउस में बहस होती है, और कॉमन हाउस में बहस होने के बाद में ये जो है आपका 14 जुलाई को पारित हो जाता है। 14 जुलाई को पारित हो जाता है और ये पारित कर दिया जाता है। ठीक, अब ये पारित हो जाता है कहाँ से? जो है कॉमन सभा से। कॉमन सभा से 14 जुलाई नहीं, 15 जुलाई 14 नहीं ये वो 14 जून को तो कांग्रेस समिति द्वारा। ठीक, 15 जुलाई है, 15 जुलाई को ये क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। किससे? कॉमन सभा से। और इसको फिर अगले दिन 16 जुलाई को भेजा जाता है कहाँ? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो उच्च सदन था, क्या था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उच्च सदन था, तो उच्च सदन में भेजा जाता है। जो हमारे यहाँ राज्यसभा है, ऐसे मान लो जो हमारे यहाँ राज्यसभा है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वहाँ पर कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अर्थात लॉर्ड मतलब क्या होता है? लॉर्ड मतलब उच्च लोग होते ही हैं। जैसे हमारे यहाँ उच्च सदन में क्या होता है, राज्यसभा में जो मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति जाते हैं वहाँ जो मतलब राज्यों का वो एक तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं, और दूसरी बात पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं मोस्टली राज्यसभा में। तो ऐसे ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी जो है मतलब लॉर्ड वीआईपी लोगों का ये सदन होता है। तो इस सदन में भेजा गया, और सेम डे में ही 16 जुलाई को ही वहाँ से क्या हो जाता है? पारित। सेम डे ही, जिस दिन रखा जाता है उसी दिन इसको पारित कर दिया जाता है। कहाँ पे? इस हाउस ऑफ लॉर्ड्स से। ठीक है, इसके बाद में इस पर अब ये जो पारित हो जाएगा, दोनों सदनों से पारित होने के बाद में भारत में कैसा होता है? राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है उस पर। भारत में कोई कानून बनने के लिए क्या होता है? उस पर क्या करता है? राष्ट्रपति की सिग्नेचर होता है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति तो है नहीं, यहाँ पर राजा होता है। यहाँ पर क्या होता है? राजा। तो यहाँ पर राजा महोदय 18 जुलाई को सिग्नेचर करते हैं। राजा महोदय के पास पहुँचता है 18 जुलाई 1947 को राजा सिग्नेचर करते हैं। राजा कौन थे? जॉर्ज सस्टम। जॉर्ज सस्टम, ये हाँ पंचम सष्टम, तो पंचम नहीं है, जॉर्ज सष्टम है। तो आज़ादी के समय आपको याद रखना है, ये फंसाएगा, दे देगा जॉर्ज पंचम जॉर्ज सष्टम। तो जॉर्ज 6वें नंबर के जॉर्ज जो है वो क्या है? वहाँ के प्रधान वो राजा हैं। आज़ादी जब भारत आज़ाद हुआ था तो राजा कौन था? जॉर्ज सष्टम। ठीक है, तो जॉर्ज सष्टम ने इस पर क्या किया? सिग्नेचर किया। किस पर? इस जो है बिल, ये अभी तक ये क्या कहा जाएगा? विधेयक। ठीक है, ये तो प्लान था, माउंटबेटन का क्या था? प्लान था, जिसमें सारी बातें लिखी हुई थी। और उस प्लान को जब सदन में भेजा गया तो वो बनकर गया विधेयक। वो क्या बनकर गया? विधेयक बनकर गया। ठीक है, विधायक से बना है विधेयक। जो हमारे यहाँ विधायक होते हैं तो विधेयक पारित करते हैं ना, तो उसी शब्द से बना है विधेयक। तो ये विधेयक पारित पहुँचाया जाता है, और जब इस पर सिग्नेचर हो गया सम्राट का, राजा का या भारत में राष्ट्रपति का, तो ये विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम। ये क्या बन जाता है? कानून। कानून बन जाता है। ठीक है,
तो कानून ऐसे बनता है, दोनों सदनों में बहस होगी, पारित किया जाएगा, फिर भारत में अगर है तो राष्ट्रपति उसके सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद में वो अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधिनियम, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाता है। तो यहाँ पर एक कानून बन गया और इसी कानून को कहा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 1947 में ये बना था, इसलिए इसको कहा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस तरीके से ये पारित हो जाता है। अब इसको, इस अधिनियम की जो बातें थी, बहुत कुछ बातें तो हमने उस समय बताई थी माउंटबेटन प्लान में। दो मुख्य बातें इसकी थी, क्या थी? एक तो भारत को आज़ाद करना है और दूसरा भारत का विभाजन करना है, क्योंकि सारी बातें पहले ही माउंटबेटन प्लान में लिखी जा चुकी थी। ठीक है, माउंटबेटन ने भारत आकर के सबसे पहले पार्टियों से मुलाकात की थी और मुलाकात करके उसके बाद में उसने प्लान तैयार किया था। ठीक है, 3 जून को। तो ये प्लान जो है पारित हो गया, जो एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया। और जो इसकी बातें थी, अधिनियम की जो मुख्य बातें थी, उसमें 2 बातें उभर कर आती है। एक तो भारत को क्या करना है? आज़ाद करना है। अब आज़ाद करने की डेट उसमें मेंशन थी। भारत आज़ाद कब होगा? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन इसके पहले एक बार किसी योजना में, किसी घोषणा में कहा गया था भारत को आज़ादी हम देंगे कब? 30 जून 1948 तक। तो किसकी घोषणा थी वो? एटली की घोषणा। हाँ, चुनाव से पहले एटली की घोषणा थी। किसकी? एटली घोषणा में कहते हैं हम भारत को आज़ाद कब करेंगे? जून 1948 तक, 48 तक करेंगे। लेकिन यहाँ पहले ही डेट घोषित कर दी जाती है 15 अगस्त 1947। 30 जून 1948 तक आज़ाद करेंगे भारत। तो एटली घोषणा में कहा गया था। ये किस में कहा गया था? एटली घोषणा में 2 बातें कही थी। एटली घोषणा में 2, ये चुनाव से पहले नहीं, ये जब प्रधानमंत्री बन गए थे एटली, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब भारत की परिस्थितियां जो है ज़्यादा खराब होती जा रही है, तो अब भारत को शीघ्र ही हम क्या करेंगे? आज़ाद करेंगे। और आज़ाद करने के लिए हम भारत में किसको भेज रहे हैं? माउंटबेटन को। ये 2 घोषणाएं की गई थी। ठीक है, देख लेना एक बार। एटली घोषणा की 2 प्रमुख घोषणाएं थी। एक तो भारत को आज़ादी देनी है, आज़ादी कब तक देनी है? 30 जून 1948 तक। और माउंटबेटन को भेजा जाएगा वायसराय बना करके, भारत का गवर्नर जनरल बना करके भेजा जाएगा माउंटबेटन को। तो ये एटली घोषणा की बातें थी। तो एटली घोषणा में जो बात कही गई थी, उससे पहले क्यों आज़ादी भारत को दी गई? तो इसके पीछे कारण ये थी कि भारत में भयंकर दंगे हो रहे थे, मारपीट हो रहे थे। अब अंग्रेज़ों को लग रहा था कि यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध कर जाना ही फ़ायदेमंद होगा, नहीं तो कहीं हम लोग भी पता चला 200 वर्ष से राज कर रहे हैं और लास्ट में आकर पिटा गए, मरमुरा गए, तो फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए बोरिया बिस्तर बांध करके जल्दी जाने की जो है वो हुई। और दूसरा जो है विभाजन। दूसरा क्या था? विभाजन करना है। ये बात भी जो माउंटबेटन प्लान में था, विभाजन करना है। विभाजन के मैंने तरीके भी बताए थे पहले, एक सरसरी नज़र पे देख लो। एक तरीके से विभाजन करना है तो 2 अधिराज्य बनाए जाएंगे भारत के, 2 अधिराज्य। विभाजन में क्या बनाए जाएंगे? अधिराज्य। ठीक है, अभी भी अधिराज्य की बात की गई है। अभी भी देश पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होगा, स्वायत्त नहीं होगा। डोमिनियंस बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? डोमिनियंस। एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा। 2 डोमिनियन होंगे, एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होंगे। अधिराज्य क्यों होगा? हाँ, अधिराज्य क्यों होगा? क्योंकि अभी भारत का संविधान नहीं लागू हुआ है, ना बना है। अभी संविधान बना ही नहीं, लागू कहाँ से हो जाएगा? तो अभी संविधान बना ही नहीं है। और जब तक भारत को भारतीय संविधान द्वारा जो है संचालित नहीं किया जाएगा, तब तक भारत अधिराज्य ही रहेगा। कानून किसका चल रहा है? अंग्रेजों का। और कौन सा कानून चल रहा है? 1935 वाला अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत अभी भारत का सारा कानून चल रहा है यहाँ पर। तो इसलिए अभी भारत क्या रहेगा? डोमिनियन स्टेट रहेगा, अधिराज्य रहेगा। हालांकि शासन सत्ता किसको मिल गई? भारतीयों को मिल जाएगी। लेकिन भारतीय शासन किसके कानून से कर रहे हैं? अंग्रेजों के कानून से कर रहे हैं। तो अभी हम पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हुए, स्वायत्त नहीं हुए हैं। स्वतंत्र हो गए लेकिन अभी स्वायत्त नहीं हुए हैं, क्योंकि दूसरे कानून से राज चल रहा है। तो ये राज कब खत्म होगा? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 से भारत गणतंत्र बन जाएगा, यानी भारत का अपना क्या हो जाएगा? संविधान हो जाएगा। तो भारत का शासन अब अपने संविधान से होगा पूर्ण रूप से, पूर्णतया। कब? 26 जनवरी 1950 से। तो 26 जनवरी 1950 तक भारत क्या रहेगा? डोमिनियन स्टेटस का दर्जा रहेगा उसका। तो याद रखना, भारत का डोमिनियन का स्टेटस। ऐसे ही पाकिस्तान का भी अपना कोई संविधान नहीं था। पाकिस्तान तो और भी गया गुजरा था। भारतीय लोग तो संविधान बनाने के उसमें थे। पाकिस्तान तो कह रहा था हम खुद अपना एक संविधान सभा गठन करेंगे, ठीक है, अलग से बनाएंगे संविधान। बना लो भैया। तो ये भी डोमिनियन स्टेटस ही था, दोनों डोमिनियन स्टेटस थे, ठीक है। तो ये विभाजन किया गया। अब पाकिस्तान बनाने की जो बात की गई थी, उसमें क्या बात? 2 तरफ की जो है
पाकिस्तान भारत में जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को बनाना था। ठीक है, तो अब भारत में जो है विभाजन की जो दिक्कत आई कि सीमा कैसे निर्धारित किया जाए, भाई वो तो लिख दिया गया कौन कौन से क्षेत्र कहाँ जाएंगे, ये तो पहले ही किसमें बता दिया गया था, माउंटबेटन प्लान में। माउंटबेटन प्लान में बता दिया गया था कि एक तो बंगाल बटेगा पूर्वी बंगाल में और पश्चिमी बंगाल में। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश के रूप में और पश्चिमी बंगाल भारत में आएगा, और एक असम का क्षेत्र सिलहट आएगा। असम का क्षेत्र कौन सा आएगा, सिलहट आएगा। और दूसरा पंजाब बटेगा। दूसरा क्या बटेगा पंजाब, जिसमें पूर्वी पंजाब जो है वो पूर्वी पंजाब भारत में आ जाएगा और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला जाएगा। ठीक है, और बाकी ये जो है पश्चिमोत्तर प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, ये सब पाकिस्तान में जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से बांटने का। लेकिन अब इसको सीमा कैसे बनाया जाए, सीमा निर्धारण कैसे किया जाए, भाई ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बाहर है, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सीमा निर्धारण की पंजाब में दिक्कत आएगी और बंगाल में आएगी। सीमा निर्धारण की दिक्कत कहाँ आएगी, पंजाब और बंगाल में। तो ये 2 आयोग गठित किए गए, इन्हीं राज्यों के नाम पर 2 आयोग का गठन किया गया, एक पंजाब आयोग और दूसरा बंगाल आयोग। तो 2 आयोग गठित किए जाते हैं, पंजाब और बंगाल आयोग। ठीक है, बंगाल में बंगाल आयोग सीमा निर्धारित करेगी। अब इस आयोगों में 4 सदस्य थे, दोनों आयोगों में कितने सदस्य थे, 4। 2 सदस्य कांग्रेस के थे और 2 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। 2 सदस्य मुस्लिम लीग के थे और 2 सदस्य कांग्रेस के, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान बनना है, एक तरफ भारत बनना है। तो भारत की तरफ से सदस्य थे जो है कांग्रेसी और पाकिस्तान की तरफ से सदस्य थे मुस्लिम लीग के। तो अब कोई यहाँ का तैयार ही नहीं हुआ कि किसको जो है इसका अध्यक्ष बनाया जाए। तो अंग्रेज़ को लाकर बैठा दिए एक टट्टू जो है, जिसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था, सर नहीं लगाना चाहिए, चलो काट देता हूँ, सर सिरिल, क्या सिरिल, ये घोंचू जो है भारत को जो है सीमा खींच कर गया, सिरिल रेडक्लिफ है तो लाल से लिखते हैं इसको, सिरिल रेडक्लिफ। अब प्रश्न यहाँ से आएगा कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं, रेडक्लिफ सीमा कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि रेडक्लिफ ने बांटा था। ठीक है, इसीलिए। अब ये क्या किया, कैसे बांटा, भाई भारत में इतना विवादित मुद्दा था, ये जो है भारत के बारे में कुछ जानता नहीं था, जो पहली बार भारत आया और भारत को जो है उसकी सीमा निर्धारित करके चला गया, विवादित सीमा बना के चला गया। तो इसने क्या किया, जो चौकियाँ थी, पुलिस चौकियाँ थीं, उन चौकियों पर बिंदु लगा दिया मानचित्र में। मानचित्र उठाया और देखा कहाँ कहाँ पुलिस चौकियाँ हैं, बस उस चौकियों पर बिंदु लगा दिया और खींच दिया लाइन, कहा इधर का तुम्हारा पाकिस्तान, इधर का तुम्हारा भारत। ठीक है, इधर का पंजाब जो है भारत में आ जाएगा, इधर का पंजाब पाकिस्तान में चला जाएगा। तो इस तरीके से उसने पुलिस चौकियों को चिन्हित करके और सीमांकित कर दिया, सीमा निर्धारित कर दिया। और ये पूरी सीमा कहलाती है रेडक्लिफ सीमा। ये वाली पूरी सीमा क्या कहलाती है, रेडक्लिफ सीमा। बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमा क्या कहलाती है, रेडक्लिफ सीमा। और मैकमोहन सीमा किसके बीच निर्धारित होती है, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। ये खास करके अरुणाचल प्रदेश वाला, तो इसको बोलते हैं मैकमोहन सीमा। क्या बोलते हैं, मैकमोहन सीमा। ठीक है, भूगोल पढ़ाएंगे तो सीमा वहाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रेडक्लिफ महोदय ने सीमा निर्धारित की। ये क्या थे, दोनों आयोगों के अध्यक्ष थे, पंजाब और बंगाल आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण हो गया और दोनों का बंटवारा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बंटवारा हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें जैसे ये थी कि भारत के अंदर कुछ देसी रियासतें थी, 500 से अधिक देसी रियासतें थी। तो उनके लिए जो है माउंटबेटन ने कहकर 3 परिस्थितियां बता कर गए थे, वही सबसे ज़्यादा पेचीदा परिस्थितियां थी। उन्होंने कहा कि जो मतलब ये देसी रियासतें हैं वो पाकिस्तान की तरफ जा सकती हैं या भारत की तरफ आ सकती हैं। दूसरी बात कही, या भारत की तरफ आ सकती। तीसरी बात ये कही कि अपना स्वतंत्र देश बना सकते हैं, ये कह कर गया। अब इसी में जो है सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी कई देसी रियासतों को मिलाने के लिए। हैदराबाद तो मान ही नहीं रहा था, कह रहा था हम तो बीच में अपना देश बनाएंगे। हैदराबाद यहाँ है जो है, ठीक है, कह रहा था हम देश बनाएंगे। अब बताओ भारत के अंदर ये देश बना लेता तो कितनी दिक्कत हो जाती। और इधर जो है यहाँ पर ये वाला क्षेत्र काठियावाड़, गुजरात, सिंध वाला क्षेत्र यहाँ का जो था जूनागढ़ वाला, यही तो जूनागढ़ रियासत वो कह रहा था हम भी एक अलग से, हम तो पाकिस्तान में जाएंगे। जूनागढ़ वाला तो कह रहा था, यहाँ का राजा जो है मुसलमान था और हिंदू, बहुसंख्यक हिंदू थी यहाँ, तो जनता तो चाह रही थी भारत में आने को, वो चाहता था पाकिस्तान में जाने को। तो फिर यहाँ पर जो है मतलब इसको भी सैनिक कार्रवाई से, और कश्मीर मुद्दा तो तब से बना ही हुआ है। कश्मीर का राजा हरि सिंह था, वो अलग अपना देश बनाना चाहता था वो भी। और जो है जब यहाँ पर कबीलाई आक्रमण हुए, पाकिस्तानी कबीलाई आक्रमण हुए,
तब हरि सिंह भाग करके जवाहरलाल नेहरू के पास आए, बोले भैया बचा लो। तो बोले तभी बचाएंगे जब तुम भारत में शामिल हो जाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है शामिल होते हैं। इधर से शामिल हुए, उधर से जो है सेना भेज दी, भारतीय सेना। और उसके बाद में जो है चूँकि जिन्ना उन्ना ये सब आपस में बैठते थे, दोस्ती वोस्ती थी, तो उसी में कुछ जो है अपना भीतरघात कर गए, नहीं बोलना चाहिए इसमें, ठीक है। तो जो है इस तरीके से जो है ये पाकिस्तान का वो कश्मीर का मुद्दा तब से बना हुआ है, कभी वैसे बताएंगे, ठीक। तो कश्मीर का मुद्दा ये तब से वैसे ही बना हुआ है, ठीक। यहाँ पे किसी पार्टी विशेष की बात नहीं हो रही। तो इस तरीके से जो है ये भारत का विभाजन हुआ। अब आज़ादी के समय की बात देखते हैं। भारत आज़ाद हो गया तो क्या हुआ आज़ादी में भारत। अब ये बात कहा गया कि भाई पहले जन्म होना है किसका, पाकिस्तान का। जन्म होगा तो पहले जन्म कराते हैं पाकिस्तान का। तो जन्म होता है 14 अगस्त को। कब होता है? 14 अगस्त 1947 को। और ये मुझे 14 अगस्त को ही मनाता है अपना क्या, आज़ादी दिवस मनाता है। पाकिस्तान 14 अगस्त को क्या मनाता है, आज़ादी दिवस, ठीक है। भारत जो है उसमें भारत में मारकाट बहुत हो रहे थे। गांधी जी, प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि आज़ादी के समय जिस दिन हमको आज़ादी मिली थी उस दिन गांधी जी कहाँ थे, क्या जश्न मना रहे थे क्या? अरे जश्न नहीं मना रहे थे, नोआखाली में बैठे हुए थे, वहाँ पे जो है दंगों को नियंत्रित कर रहे थे, बंगाल में थे, ठीक है। जब ही उनकी मतलब उनके द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले दंगों को देख करके ही जो माउंटबेटन थे इस समय भारत के वायसराय, उन्होंने कहा था 1 मैन बाउंड्री फोर्स, तभी कहा था। तो वो वहाँ थे। तो 14 और 15 की मध्य रात्रि में यहाँ पर समय है 14 तारीख की 12 बजने वाली है। अब दूसरा दिन लगेगा, 15 तारीख लगेगा। तो उसी दिन जो है संविधान सभा के सदस्य सभी कहाँ बैठे हुए थे, वायसराय हाउस में, जिसको आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। वो पहले क्या था, वायसराय हाउस। 1931 में वहाँ पर वायसराय बैठना शुरू हुए थे, ठीक है। पहला वायसराय कौन बैठा था उसमें, इरविन, गुड। पहला वायसराय इरविन बैठा था, ठीक है। तो इरविन मतलब तब से जो है वहाँ वायसराय बैठा करते थे। वही आज क्या बन गया, राष्ट्रपति भवन बन गया है, ठीक। तो वहीं पर सभी भाई अभी कौन थे, संविधान सभा के मेंबर्स थे जो चुन करके आए थे। संविधान सभा का गठन हो चुका था, संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान बनने के लिए सारी बैठकें हो रही, सब कुछ चल रही। उधर आज़ादी भी मिलने वाली है, इधर जो है संविधान निर्माण की बातें भी, बहस भी चल रही हैं। तो अभी तक ये कहा गया था कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक भारत का शासन कौन देखेगा, संविधान सभा देखेगी। यानी संविधान सभा के पास 2 कार्य थे, एक तो संविधान बनाना और दूसरा भारत का शासन चलाना। तो भारत के शासन को चलाने के लिए कानून कौन सा था, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संविधान सभा ने कब तक जो है भारत में शासन किया, 1951-52 तक, क्योंकि 52 में आम चुनाव होता है। पहला आम चुनाव कब होता है, 1952 में, जो कि 51 से शुरू हो जाता है, अक्टूबर के लास्ट से शुरू होता है और 52 में फाइनल हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है 52 में। तो 52 तक जो है संविधान सभा द्वारा शासन चलता है भारत में, ठीक है। तो और अधिराज कब तक रहा, 26 जनवरी 1950 तक रहा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हो गया। और वायसराय जो भारत के अंतिम वायसराय और भारतीय पहले कौन थे, श्री राजगोपालाचारी, उनको हटा करके भारत को राष्ट्रपति बना दे दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। तो भारत हो गया गणराज्य उसके बाद। तो 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि की बात है। अब यहाँ पर जो है नेहरू जी भाषण दे रहे हैं, ठीक है। मध्यरात्रि में बहुत विकट भाषण दिया इस समय। कहा कि जब भारत जो है इस तरीके से जो है एक आपदा में, एक विपदा में जो है घिरी हुई है। आपदा विपदा क्या थी, मारकाट पूरे भारत में फैला हुआ था। और ऐसे में भारत आज़ाद हो रहा है तो एक जश्न का भी माहौल है। भारत सदियों, काफ़ी सालों से, लगभग मतलब अगर हम खाली उनका वो बात करें 1757 की युद्ध के बाद से, ठीक है, तब से जो है भारत एक तरीके से प्रशासनिक रूप से गुलाम हो गया था। नहीं तो ये तो 1600 में ही भारत में आ गए थे। तो काफ़ी लंबे समय तक जो है परतंत्र रहा भारत। तो एक लंबे प्रतंत्रता के बाद में ये अब वैसा दिन आ गया है, वैसी रात्रि है, मध्यरात्रि है कि आज हम आज़ाद हो रहे हैं। तो जश्न मनाने के अभी ये माहौल है। तो जश्न मनाने के लिए यहाँ पर जो है आपका बिस्मिल्लाह खां को बुलाया गया शहनाई बजाने के लिए। किसको बुलाया गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। तो ये भी प्रश्न आता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, बिस्मिल्लाह खान को बुलाया गया। शहनाई वादक थे, बहुत बढ़िया शहनाई बजाते थे। अरे शहनाई पहने तो हमको लगता है मरही में बजाया जाता है, पी 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 बजता है ना। तो उनको बुलाया गया। और एम एस सुब्बलक्ष्मी जो है यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रगान गाया था, सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। तो इनका याद रखना, एम एस
सुब्बुलक्ष्मी, सुब्बुलक्ष्मी, कौन सी लक्ष्मी? सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। इन्होंने राष्ट्रगान गाया था, कहाँ पर? जो है दिल्ली में। कब गाया था? आज़ादी के समय। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, आज़ादी के समय राष्ट्रगान किसने गाया था? एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने। और इसके अलावा इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी गाया था। इसको किसने लिखा था? कवि इकबाल ने। तो इसे भी गाया था एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने। तो यहाँ पर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था और आज़ादी के जश्न में जो है भाषण दे रहे थे कि अब जो है ये भारत का नीति और नियत निर्धारित होगी। तो इसी तरीके से इन्होंने इस टॉपिक पे काफ़ी लंबा भाषण दिया, ठीक है। और भारत हमारा जो है आज़ाद हो जाता है और आज़ाद हो करके भारत जो है उसके बाद में शुरू होती सबसे बड़ी परेशानियाँ, सबसे बड़ी समस्याएँ। सबसे पहली तो ये थी कि संविधान बनाना है। तो संविधान बनाने के लिए एक हमारे पास कानूनविद थे जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर जी कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन गांधी जी के विशेष आग्रह पर इनको मंत्री बनाया गया, कानून मंत्री, विधि मंत्री बनाया गया। तो भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर को ही बनाया गया प्रारूप समिति का अध्यक्ष, जो हम लोग संविधान में पढ़ेंगे। ड्राफ्टिंग समिति जो थी, जो ड्राफ्ट बनानी है संविधान का, तो उन्हीं की अध्यक्षता में बना था, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है भारत के संविधान शिल्पी कौन थे, संविधान निर्माता कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर जी थे। हालांकि बहुत लोगों का योगदान था। तो इस तरीके से जो है मतलब ये आज़ादी मिली। और यहाँ सेना का बंटवारा जो था वो बहुत दिक्कत हुई। भाई सिरिल महोदय तो इसको खींच खांच कर चले गए भारत का सीमा निर्धारित करके, लेकिन सेना का बंटवारा करने में बड़ी प्रॉब्लम आई भारतीयों को, उनको, अंग्रेज़ों को, भारतीयों को, सबको। क्योंकि सेना, अंग्रेज़ों ने सेना इतनी ज़बरदस्त बना रखी थी भारत की कि उस समय एशिया की सबसे बड़ी सेना थी ताकतवर भारत की, ठीक है। उसमें उसने कोई अंग्रेज़ थोड़े नहीं थे, सिपाही जो थे भारतीय ही तो थे, लेकिन उसने इतनी ज़बरदस्त सेना की व्यवस्था रख रखी थी। क्योंकि 1857 के विद्रोह से उसने सीख लिया था कि भैया किसी एक रेजिमेंट में किसी एक विशेष का बाहुल्य नहीं रखना है, नहीं तो फिर विद्रोह कर देंगे। तो उसने सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबको मतलब कंबाइंड करके सेना विभाजित बनाई थी। अब मान लो हर रेजिमेंट में सभी धर्म के लोग शामिल हैं। अब तो सेना का विभाजन कैसे किया जाए कि कौन सी टुकड़ी उनको दी जाए पाकिस्तानियों को, तो ये बहुत दिक्कत आई थी। हालांकि बाद में इसको विभाजित कर लिया गया था, ठीक है। तो जो है इस तरीके से भारत का विभाजन हो जाता है और जो है आज़ादी मिल जाती है। तो एक तरीके से इसके बारे में जो है बहुत सारे लोगों ने टीका टिप्पणी भी की है। कुछ लोगों ने जो है यहाँ तक कहा है कि भारत जो है अब आज़ाद तो हो गया है, लेकिन जो है अब क्या करेगा, किस तरीके से जो है अपना शासन चलाएगा। अभी तक तो हम कैसे थे, बैसाखी के सहारे चल रहे थे, अंग्रेज़ों की बैसाखी, वो तो बैसाखी थे ना अंग्रेज़ हमारे लिए। लेकिन अब एकदम बिल्कुल हमको युवा भारत मिला है, एकदम युवा क्या, भ्रूणावस्था में, जिसका अभी जन्म ही हुआ है। जन्म तो पाकिस्तान का हुआ था, लेकिन हम लोग अभी मतलब एक तरीके से पहले जो भारत संचालित होता था वो कई राज्यों में था, कई देशी रियासतों में था, ठीक है। तो वो तो राजा अपना संचालित करते थे। लेकिन एक चीज़ और है कि भारत में अंग्रेज आए तो इसकी वजह से भारत का एकीकरण जरूर हो गया, नहीं तो पता चलता हम जो है आगरा रियासत में रह रहे होते, आगरा का राजा होता, हट जय हिंद सर कर रहे होते, ठीक है, आगरा के राजा। तो ये सब रियासत और राजा ये सब खत्म करके गए अंग्रेज। इन्होंने पूरा भारत को एकीकरण किया ना, एक शासन तंत्र में बांधा। तो कुछ ना कुछ देकर भी गए, पुल बना के गए बढ़िया बढ़िया, जो अभी तक टूटे नहीं है। हमारे हिंदुस्तानी पुल बनाते हैं तो 4 साल बाद गिरता है और 10-20 मर जाते हैं उसमें, ठीक है। तो कुछ अंग्रेज तो सही भी किए, उसकी जो है तारीफ भी करनी चाहिए। हालांकि भ्रष्टाचार उस समय कम नहीं था, बहुत भ्रष्टाचार उस समय भी था। भ्रष्टाचारी उस समय भी बहुत थे, अंग्रेज़ों के समय में ही। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए समय समय पर कई कानून बनाए गए, लेकिन चलता रहा इसके बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने ये समझ रखा था कि भारत को जो है अगर सिस्टम से नहीं संचालित करेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी लंबे समय तक 190 वर्ष तक, अगर 1947 से देखें, वो 1757 से देखें तो 190 वर्ष तक भारत पर उनका जो है एक छत्र राज रहा है। 190 वर्ष ही होंगे ना 1757 से लेकर के, ठीक है। तो 190 वर्ष तक एक छत्र जो है शासन सत्ता चलती रही। अब इसके बाद से, आज से अर्थात 15 अगस्त से भारत में जो है अब साम्राज्ञी और सम्राट का शासन नहीं संचालित होगा। ये परिवर्तन आया, सम्राट और साम्राज्ञी का शासन नहीं संचालित होगा। जो कब से शुरू हुआ था? 1857 के विद्रोह के बाद में 1858 का अधिनियम आया था और उस अधिनियम में कहा गया था कि अब से भारत का सम्राट कौन होगा? इंग्लैंड का सम्राट। भारत की महारानी कौन होगी? इंग्लैंड की महारानी होगी, यानी उसी के नाम पर अब शासन चलेगा। इसके पहले तो कंपनी शासन करती थी। 1857 के विद्रोह के बाद में कंपनी का शासन
सम्राट ने ले लिया था, साम्राज्ञी ने ले लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर और उसी समय क्या बनाया गया था, भारत सचिव, भारत मंत्री एक पद बनाया गया था। तो भारत मंत्री का पद अब समाप्त किया जाता है, अर्थात भारत में कोई इंग्लैंड का मंत्री नहीं होगा, भारत के ही लोग मंत्री होंगे जो भी होंगे। तो भारत मंत्री पद और जो है सम्राट का शासन या महारानी का शासन खत्म कर दिया जाता है 15 अगस्त 1947 से। लेकिन अभी भी हम डोमिनियन स्टेट्स हैं। डोमिनियन स्टेट्स कब खत्म होगा, कानून, भारतीय कानून लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 से, ठीक। और इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा एक वो दिखाया कि चलो गवर्नर जनरल हम किसको बनाते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को। तो माउंटबेटन जून 1948 तक क्या रहे, गवर्नर रहे भारत के, गवर्नर जनरल, यानी आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद में जून 1948 21 जून से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजा जी को बनाया गया, ठीक है। तो वो रहते हैं कब तक, 26 जनवरी 1950 तक। उसी दिन जो है राष्ट्रपति किसको घोषित कर दिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो इस तरीके से सी राजगोपालाचारी जो है पहले भारतीय और भारत के आखिरी गवर्नर जनरल हुए। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो। और उधर पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में जिन्ना क्या बने, वायसराय बने, प्रधानमंत्री नहीं बने थे ना, ठीक है। वो क्या बने थे, गवर्नर जनरल, जो राष्ट्रपति के समकक्ष होता है, ठीक है। तो क्या बने थे, गवर्नर जनरल बने थे पाकिस्तान के जिन्ना। और प्रधानमंत्री कौन बने थे, लियाकत अली को प्रधानमंत्री वहाँ का बनाया गया था। और भारत में प्रधानमंत्री कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से ये पूरी हमारी आज़ादी की बात हो गई। हम लोग आज़ाद हो गए हैं, अब आज़ाद भारत में जिएंगे रहेंगे। अब संविधान पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग